हेलो स्टूडेंट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग फॉर डीमर्जर। टैक्स प्लानिंग फॉर अमलगमेशन एंड मर्जर ऑलरेडी डन हो गया है। सो अभी यहाँ पे डीमर्जर के बारे में समझेंगे। तो शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डीमर्जर क्या होता है, राइट। देखिए, डीमर्जर भी ना कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक फॉर्म है, ठीक है। जैसे अमलगमेशन मर्जर है वैसे ही डीमर्जर भी है। बस डीमर्जर में क्या हो गया, देखिए डीमर्ज अलग हो रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि कंपनी की, जैसे कंपनी की कई अंडरटेकिंग्स होती है ना, तो अगर कंपनी अपनी कोई अंडरटेकिंग्स को अपने से अलग कर रही है, ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, या उस अंडरटेकिंग को ही एक अलग कंपनी के रूप में स्टेबल कर रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डीमर्जर कहते हैं, राइट। इस चीज को ऐसे भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, उसके पास बिजनेस दो है, बिजनेस ए भी चला रहा है, बिजनेस बी भी चला रहा है। तो अब डीमर्जर का क्या मतलब हो गया कि उसने क्या किया, अपने किसी एक बिजनेस को एक कंपनी के फॉर्म में कर दिया। जैसे बिजनेस बी है तो बिजनेस बी को उसने एक कंपनी फ्रेम कर दिया। तो इसी पूरे प्रोसेस को डीमर्जर कहते हैं। देखिए, आप नॉर्मली भी देखिए कि कोई भी कंपनी होती है वो एक के साथ कई चीज़ों का बिजनेस कर रही होती है। जैसे एफएमसीजी में भी काम कर रही हैं, तो टेक्सटाइल में भी काम कर रही हैं, है ना। वो कई चीज़ों में काम कर रही होती है। तो अपनी किसी भी एक अंडरटेकिंग को एक अलग बिजनेस के फॉर्म में जब हम स्टेबल कर देते हैं, अलग कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमर्जर। आप जब मर्ज होते हैं तो दो लोग साथ में आ जा रहे हैं, ठीक है, दो कंपनी साथ में आ जा रही हैं। डीमर्जर हो रहा है तो जो एक कंपनी है उसी में से एक पार्ट अलग होकर एक नई कंपनी फ्रेम हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में डीमर्जर के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे मेंशन किए गए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 ए के अंदर है, सेक्शन 47, सेक्शन 49, सेक्शन 72 ए। ये सारे वो प्रोविजंस हैं जो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से आपको जानने होंगे डीमर्जर के रिगार्डिंग, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि जब डीमर्जर होता है तो एक डीमर्जर कंपनी बन जाती है, दूसरी रिजल्टिंग कंपनी बनती है। तो डीमर्जर और रिजल्टिंग कंपनी बेसिकली क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, डीमर्जर कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 ट्रिपल ए में। वहाँ पे क्या बोला गया कि डीमर्ज्ड कंपनी कौन सी होती है, तो वो कंपनी जिसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जा रही हो ड्यू टू डीमर्जर, तो उस कंपनी को ही हम डीमर्ज्ड कंपनी कहते हैं। मतलब डीमर्ज्ड कंपनी कौन सी होगी, जिस कंपनी की अंडरटेकिंग हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक नई कंपनी में, एक नई कंपनी फ्रेम हो रही है, तो वो ही क्या कहलाती है, डीमर्ज्ड कंपनी कहलाती है, राइट। जैसे कंपनी ए की बिजनेस बी था तो कंपनी ए क्या कहलाएगी, डीमर्ज्ड कंपनी कहलाएगी। दूसरी जो कंपनी आती है वो है रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी का क्या मतलब हो गया, देखिए, जब डीमर्जर हुआ तो एक अंडरटेकिंग निकल के एक बिजनेस के रूप में एक कंपनी के रूप में फ्रेम आई, तो रिजल्ट क्या निकला, एक नई कंपनी। तो जो कंपनी अंडरटेकिंग के एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, जिस कंपनी को एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, अंडरटेकिंग बिजनेस ट्रांसफर की जाती है, वो कंपनी ही क्या कहलाती है, रिजल्टिंग कंपनी कहलाती है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ए में रिजल्टिंग कंपनी के बारे में क्या बोला गया कि जो रिजल्टिंग कंपनी होगी, मतलब जो नई कंपनी आई है आपकी, जो अंडरटेकिंग्स आपने ट्रांसफर की जिस कंपनी को, वो जो नई कंपनी है, जो रिजल्टिंग कंपनी है ना, वो इन कंसिडरेशन कुछ पेमेंट करेगी। तो बोला गया कि वो कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या देती है, जो अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर की गई हैं उसके बदले रिजल्टिंग कंपनी कुछ पे करेगी। तो वो क्या पे करती है, वो जो डिमर्ज्ड कंपनी है उनके शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करती है। क्लियर हो गया। सो रिजल्टिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसको डिमर्ज्ड कंपनी ने अपने अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर करी हुई है, और रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है, अंडरटेकिंग ट्रांसफर करने के लिए जो कंसिडरेशन देती है वो क्या देती है, वो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके देती है। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दैट इज डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कंपनी। अब जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 जो है डीमर्जर के रिगार्डिंग प्रोविजंस बताते हैं ना, अलग अलग सेक्शंस। तो हम बात करेंगे ना कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 डबल ए क्या कहता है डीमर्जर के बारे में। बेसिकली ये सेक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि डीमर्जर है क्या, और डीमर्जर अगर इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आपको अवेल करना है, आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, तो आपको डीमर्जर उनके स्पेसिफाइड मैनर में ही करने होंगे। क्लियर है। अब ये जो स्पेसिफाइड मैनर है ना, वही मतलब जिस तरीके से आपको डीमर्जर करना होगा, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, तभी इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आप उठाएंगे। वो प्रोसीजर्स या वो मैनर, स्पेसिफाइड मैनर, वो कंडीशंस आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 डबल ए में एक्सप्लेन की गई हैं। कई जगह पे आपको यही कहा जाएगा कि ये डीमर्जर की डेफिनेशन है, कि इनकम टैक्स एक्ट यही कहता है कि भाई डीमर्जर मतलब मेरे हिसाब से ये सब चीजें हैं। अगर आपने ये सारा काम किया तभी वो डीमर्जर कहलाएगा, और अगर वो डीमर्जर कहलाया तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे।
अगर इस तरीके से आपने काम नहीं किया तो वो डिमर्जर नहीं कहलाएगा। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आप डिमर्जर के बेसिक फीचर्स बताइए या वो कंडीशंस बताइए, डिमर्जर्स की कंडीशंस बताइए जब आप टैक्स न्यूट्रलिटी कर सकते हैं या टैक्स का एडवांटेज ले सकते हैं, या कौन सी कंडीशंस हैं जो डिमर्जर के लिए फुलफिल करेंगे तभी आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये वो सारे कंडीशंस हैं जो अभी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। यही वो स्पेसिफाइड मैनर है जिस मैनर के हिसाब से अगर आपने डिमर्जर किया तो ही आपको टैक्स के एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या क्या कहा गया, पहले बोले बात बोली गई कि देखिए जो अंडरटेकिंग्स है, जो ट्रांसफर की जा रही है अंडरटेकिंग्स, उसके जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज है, वो सारी की सारी आपको रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करनी होगी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या कही, भाई एसेट्स और लायबिलिटीज तो आप ट्रांसफर करेंगे अंडरटेकिंग्स की, पर किस वैल्यू पे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप अंडरटेकिंग की ट्रांसफर करने वाले ना, वो सब की सब आपको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करनी होगी। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डिमर्ज्ड कंपनी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में अंडरटेकिंग्स, उस अंडरटेकिंग्स के एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिस वैल्यू पे शो किए जा रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपको उसी वैल्यू पे ट्रांसफर करना होगा रिजल्टिंग कंपनी में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई कि कंसिडरेशन जो देगी, भाई जिसने भी एसेट्स लिए, जिस कंपनी को अंडरटेकिंग ट्रांसफर की गई है, वो कंपनी कुछ ना कुछ रिटर्न तो देगी, तो कंसिडरेशन के फॉर्म में उसे शेयर इशू करना है। किसको शेयर इशू करना है? जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? अब और क्या बोला गया, बोला गया कि एटलीस्ट 75% जो शेयर होल्डर्स हैं किसके, डीमर्ज्ड कंपनी के, वो शेयर होल्डर बन जाए किसके, रिजल्टिंग कंपनी के। अब 75% का मतलब यहाँ पे बता दिया गया कि डीमर्ज्ड कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू का 75% जो वैल्यू आती है, उतनी वैल्यू के जो शेयर होल्डर होंगे उनको ही आपको अपने यहाँ पे शेयर्स बनाने हैं। एटलीस्ट उनको तो आपको शेयर इशू करना है, उससे ज्यादा शेयर इशू करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एटलीस्ट इतने शेयर्स तो इशू होने ही होने हैं रिजल्टिंग कंपनी में। क्लियर हो गया? और एक और कंडीशन दी गई, वो कंडीशन क्या थी कि जो भी अंडरटेकिंग ट्रांसफर की गई है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न बेसिस का क्या मतलब हुआ? देखिए, गोइंग कंसर्न का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद भी अंडरटेकिंग्स जो काम कर रही थी वही काम, वही बिजनेस अब जो रिजल्टिंग कंपनी है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। उसका कोई इंटेंशन नहीं होगा कि ट्रांसफर होने के बाद उस बिजनेस को क्लोज कर दे या लिक्विडेट कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर कोई कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ट्रांसफर किया, वो कंपनी सेल भी करती थी, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट को सेल भी करती थी और फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करती थी, खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही सेल करती थी। तो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को, अपनी इस अंडरटेकिंग को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जो कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ट्रांसफर करी है दूसरी कंपनी को, उसने मशीन भी उस मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन की जो मशीन लगती थी, जो इन्वेंट्रीज थे, जो एम्प्लॉइज थे, जो डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में क्या देखना होगा कि अब वो फैक्ट्री कंटिन्यू करे, मतलब ट्रांसफर होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो थी वो नई जगह जहां गई, जो रिजल्टिंग कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती रहे, प्रोडक्शन बिना इंटरप्शन के चलता रहे, तभी हम कहेंगे कि वो गोइंग कंसर्न है, ठीक है। तो अगर डिमर्जर इस तरह से हुआ है, इस स्पेसिफाइड मैनर में हुआ है, तभी टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। किसको मिलेंगे? सबको मिलेंगे, मतलब रिजल्टिंग कंपनी को भी मिलेंगे, डिमर्ज्ड कंपनी को भी मिलेंगे और शेयर होल्डर्स को भी मिलेंगे। क्लियर हो गई? अब हम बात क्या करेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब आपको जो टैक्स प्लानिंग करनी है तो डिमर्जर के रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं, क्या आपको बेनिफिट्स अवेल होंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है सेक्शन 47 वाला, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन। आपको एमलगमेशन और मर्जर अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की बात क्या कही जा रही है। तो हम जनरली जानते हैं जब भी एसेट्स ट्रांसफर की जाती है तो कैपिटल गेन का टैक्स लगता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो बोला गया कि यहाँ पे डिमर्जर के केस में ना तो कंपनी पे ना तो शेयर होल्डर पे कोई कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो इम्प्लाइड नहीं होगा, वो नहीं लगेगा अंडर सेक्शन जो भी मेंशंस है आपके सामने स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कैसे क्या बोला गया कि देखिए, अगर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की जा रही है डिमर्ज्ड कंपनी के थ्रू रिजल्टिंग कंपनी को और वो इंडियन कंपनी है, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी, उस कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर को कैपिटल गेन नहीं ट्रीट किया जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा बोला गया कि हमको पता है कि भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर सेल किए जाते हैं, तो भाई इस शेयर्स के एक्विजिशन पे या शेयर ट्रांसफर पे भी आपका कैपिटल
गेन तो बनेगा बनेगा, शेयर कैपिटल गेन है ना, ट्रांसफर हो रहा है। पर यहाँ पे जो शेयर का ट्रांसफर हो रहा है, रिजल्टिंग कंपनी जो आपको शेयर्स अलॉट कर रही है डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा रिगार्डिंग कैपिटल गेन, ठीक है, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी। कब एग्जेम्प्ट होगी? जब डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? रिजल्टिंग कंपनी के ही मिल रहे हैं और ड्यू टू डीमर्जर मिल रहे हैं, तभी जाके उस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? अब एक और यहाँ पे बात आ जाती है कि रिजल्टिंग कंपनी के कॉस्ट ऑफ शेयर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मेंशन कर दिया गया कि भाई डीमर्ज्ड कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स थी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? उन्होंने बोला कि जो एसेट्स ट्रांसफर किए गए उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है उसको डिवाइड कर दीजिए कि बिफोर डिमर्जर, डिमर्जर जब नहीं हुआ था, डिमर्जर नहीं हुआ था, उसके पहले उस कंपनी की जो नेटवर्थ थी उसे डिवाइड कर दीजिए। मतलब उस जितने एसेट ट्रांसफर किए जा रहे हैं अंडरटेकिंग के, उसको डिवाइड कर दीजिए बिफोर डिमर्जर उनकी नेटवर्थ से, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर देना है डिमर्ज्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ शेयर से, तो आपको रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे और उसी के बेसिस पे एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और क्या बेनिफिट मिलेगा? दूसरा मिलता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी हमने देखा सेक्शन 72A सबसेक्शन 4 में, वहां पे 72A में ये चीजें अमलगमेशन और मर्जर में भी मिलती थी, तो डीमर्जर के रिगार्डिंग सबसेक्शन 4 के अंदर ये सब चीजें मिलेंगी। क्या बोला गया यहाँ पे कि जो लॉसेज है या जो लॉसेज है उसको कैसे सेट ऑफ करा सकते हैं, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो उसको कैसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं, उसको कैसे सेट ऑफ करा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बोला गया कि देखिए जो एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आप ये देखिए कि क्या वो लॉसेज, क्या वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली उस अंडरटेकिंग से रिलेट कर रहे थे जो आपने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किया है, जो अंडरटेकिंग आपने ट्रांसफर की है, क्या वो डायरेक्टली उसी अंडरटेकिंग के लॉसेज और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थे? इफ यस, तो आपको अलाउ है कि आप उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। कौन? रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा क्या बोला गया? ये तो 4A के अंदर हो गया। 4B के अंदर क्या बताया गया? बोला गया कि अगर यही लॉस और ये डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेबल ना हो, तो मतलब उस अंडरटेकिंग का डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, लेकिन भाई डिमर्ज्ड कंपनी से ही वो लॉस और वो सब है, तो क्या मिलेगा? तब कैसे सेट ऑफ हो सकता है? तो बोला गया कि ऐसे सिचुएशन पे बांटा जाएगा, उस लॉस को या उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को डिवाइड किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। और किस तरीके से? डिमर्जर कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी के बीच में बांटा जाएगा और एक प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। वो प्रोपोर्शन क्या डिसाइड किया गया? बोला गया जो भी अंडरटेकिंग की एसेट्स है डिमर्ज्ड कंपनी के थ्रू जो रिटेन की गई है वो, और जितनी वो उसने ट्रांसफर कर दी है रिजल्टिंग कंपनी को, उन दोनों के बीच के रेशियो में ही आपके ये लॉस सेट ऑफ कराए जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए 100 की वैल्यू के एसेट्स थे, मतलब 100 की वैल्यू का लॉस था, तो अगर एसेट्स को पहले देखिए कि क्या कैसे एसेट्स बांटे गए हैं, तो अगर डिमर्जर कंपनी ने 40% एसेट्स अपने पास रखा है और 60% ट्रांसफर किया गया है, तो उस लॉस को भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा, 40 और 60। 40 सेट ऑफ कराया जाएगा डिमर्जर कंपनी के थ्रू और 60 सेट ऑफ कराया जाएगा रिजल्टिंग कंपनी के थ्रू। तो वही कहा जा रहा है कि अगर डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है तो आपको बांटना पड़ेगा उस लॉस को, उस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कराने के लिए। तो रिजल्टिंग कंपनी से उतना सेट ऑफ करा पाएगी जितना उसको ट्रांसफर किया गया है, और वो प्रोपोर्शन डिसाइड हो जा रहा है, जितना डिमर्ज कंपनी के पास है वो प्रोपोर्शन और रिजल्टिंग कंपनी को जितना ट्रांसफर वो प्रोपोर्शन, दोनों ही प्रोपोर्शन में आपका ये लॉस सेट ऑफ कराया जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। फिर हमारा आता है अदर बेनिफिट्स। ठीक है, अदर बेनिफिट्स क्या कहते हैं? अदर बेनिफिट्स में कहते हैं कि भाई इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स है जो अवेल किए जाएंगे। पहला क्या हो गया? डिमर्जर एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करने का भी मिल जाता है रिजल्टिंग कंपनी को, तो वो डिडक्शन आपको 1/5 अलाउड होता है, जितना भी बचा हुआ है उसका आप 1/5 पार्ट जो है 5 सालों तक अवेल कर सकते हैं, तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई बैड डेब्ट्स है, ठीक है, मतलब कोई डेब्ट्स था जो डिमर्ज कंपनी ने ट्रांसफर कर दिए रिजल्टिंग कंपनी को और वो खराब हो गया, मतलब अब वो पे नहीं होगा, वो बैड डेब्ट बन गया है, तो वो बैड डेब्ट का भी अलाउड है कि डिडक्शन रिजल्टिंग कंपनी ले सकती है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर्स थे उसका भी डिडक्शन ले सकती है, पेटेंट राइट कॉपीराइट के एक्सपेंडिचर उसका भी ले सकती है, नो हाउ वगैरह है उसका भी ले सकती है। ये सब हम ऑलरेडी देखे हैं डिमर्जर सॉरी अमलगमेशन और मर्जर के केस में, तो सेम यहाँ पे भी इन एक्सपेंडिचर्स का वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा डिमर्जर का होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।